हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब भी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। आप इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढना बंद कर दीजिए कि यूपीएससी की वैकेंसी कब आएगी। उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अभी एक डेढ़ घंटा पहले अपलोड कर दी, आप जाके देख सकते हैं क्या स्टेटस है। आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। और आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने आईपीसी, जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर मूल विधि का एक टॉपिक है आईपीसी, उसकी नेक्स्ट क्लास को लेकर। और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि कल आपने क्लास क्यों अपलोड नहीं की थी। तो भाई थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चलता है, पूरा दिन बिजी शेड्यूल रहता है, एक मिनट भी सांस लेने तक की फुर्सत नहीं होती है। तो आप समझ सकते हैं, प्लीज आप कोऑपरेट कीजिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखो मैंने पूरा का पूरा लिख रखा है। अध्याय 1 के बारे में आपको बता चुका हूं मैं। आज है नंबर 2 अध्याय की बारी, और उसमें हम थोड़ा बड़ा अध्याय है तो सारी नहीं समझेंगे, बीच बीच में कुछ कुछ धाराओं को छोड़ के समझेंगे। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी इंपॉर्टेंट है वो समझेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने आईपीसी लिख रखा है, जिसका फुल फॉर्म आपको पता होगा। आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पीनल कोड। साथ में ये कब लागू हुई थी? 1 जनवरी 1862 को लागू हुई थी। ठीक है, तो अभी इसमें देखो अध्याय 2 पढ़ने वाले हैं, और अध्याय 2 जो है उसका नाम है साधारण स्पष्टीकरण, है ना। साधारण स्पष्टीकरण, जनरल एक्सप्लेनेशन। मतलब कि संहिता में, पूरे के पूरे कोड में, पूरी आईपीसी में जो भी चीजें लिखी गई हैं उनको स्पष्ट किया गया है पहले ही, जिससे आगे जाके भ्रम ना हो, कोई भी डाउट दिमाग में ना रहे, और कल को जब केस चलने लगे तो कोई निरपराधी व्यक्ति फंस ना जाए और कोई अपराधी व्यक्ति छूट ना जाए। ऐसा पूरा का पूरा प्रावधान किया गया। तो अब देखना शुरू करते हैं। ये कहां से कहां तक है? धारा 6 से लेके और 52 तक है। जो पहली क्लास मैंने मूल विधि की दी थी उसमें मैंने बताया था कि कितने अध्याय हैं, कौन से अध्याय का नाम क्या है, और कौन सी धारा से कौन सी धारा तक है। आपने नहीं देखी है तो यूपीएससी की प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताता हूं। जो धारा 6 है इसको समझाना महाभारत है भाई, आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी है। इसको समझा पाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है। जो वकील होते हैं स्पेशली, देखो भाई मैं तो वकील हूं नहीं, एडवोकेट हूं नहीं, वो तो बखूबी समझते ही हैं, पर आपको यूपीएससी के लिए कोई समझाएगा इसके चांसेस थोड़े कम रहते हैं। पर ध्यान से समझिए, देखो धारा 6 में लिखा है कि संहिता में दी गई परिभाषाओं का अपवादों के अध्ययन होना। यानी क्या मतलब है इसका क्या मतलब है कि पूरे के पूरे कोड में, पूरी की पूरी आईपीसी में जहां जहां क्या दी गई है, परिभाषाएं दी गई है। मैंने आपको बताया था आईपीसी क्या है। आईपीसी अपराधों की परिभाषाओं को बताती है और उनके दंड का प्रावधान करती है। यानी कोई अपराध है उसको बताया, साथ में क्या बताएगी, उसके दंड का प्रावधान करेगी। तो जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं वो अपवादों के अध्ययन होंगी, यानी कि अधीन होंगी। क्या इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कहीं पे परिभाषा कोई दी गई है तो वो स्वतंत्र नहीं मानी जाएगी, वो कहीं ना कहीं अपवादों के अधीन होगी। और एक जो चौथा अध्याय है जिसका नाम है साधारण अपवाद, है ना, ये एक्सेप्शन में ही आता है, जनरल एक्सेप्शन में आता है। ये धारा 76 से लेकर 106 तक है। तो इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? बचाव कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बचाव। साधारण अपवाद का मतलब है बचाव है। अब मतलब बचाव भी तो मिलेगा ना, किस किस को बचाव मिलेगा? देखो जैसे कोई पागल व्यक्ति है, पागल व्यक्ति के बारे में किसी परिभाषा में लिखा है, सपोज करो चोरी की परिभाषा में लिखा है, सपोज करो चोरी की परिभाषा में लिखा है कि कोई अगर मन से विक्षिप्त व्यक्ति है, पागल व्यक्ति है, तो उसको चोरी में बचाव मिलेगा, छूट मिलेगी। तो इसका मतलब ये क्या है? खाली चोरी में ही छूट उसको नहीं मिलने वाली, उसको लूट में अगर वो सम्मिलित हो जाता है किसी कारण से तो लूट में भी छूट मिलेगी और डकैती में भी छूट मिलेगी। तो ये पूरा का पूरा क्या है? ये अपवाद, साधारण अपवादों संबंधित में जो बचाव वाला चैप्टर है उसके अंतर्गत आ जाता है। जैसे कोई बच्चा है तो हत्या में उसको छूट मिलेगी, अगर रेप कर देता है तो उसको छूट मिलेगी। अब इसको आगे समझेंगे कि बच्चा किसको माना जाता है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब समझेंगे, पागल को भी समझेंगे हम क्या चीज है। तो यहां पे सीधे सीधे देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जो
सेक्शन 6 है ना, ये साधारण अपवादों को आधार प्रदान कर रहा है। साधारण अपवाद क्या है? अध्याय 4 76 से लेके 106 तक जो अध्याय है इसको कहते हैं बचाव। साधारण अपवाद का मतलब बचाव। किसके लिए बचाव है? इसमें सब बचाव दिए गए हैं, अपवाद दिए गए हैं, तो इसके अधीन ही सारी की सारी परिभाषाएं होंगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं बचाव मिलेगा और इसके अधीन होंगी, साधारण अपवादों के अधीन होंगी सारी परिभाषाएं जो आईपीसी में दी गई हैं। ये बात कहां पे लिखी गई है? ये बात लिखी गई है सेक्शन 6 में। तो सेक्शन 6 साधारण अपवादों यानी बचावों को आधार प्रदान करता है, उनकी मजबूत करता है नींव कि वो पूरी की पूरी परिभाषाओं को इफेक्ट कर सकें आईपीसी की। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखो जो सेक्शन 8 है, सेक्शन 8 में लिंग की परिभाषा दी गई है, जेंडर की परिभाषा दी गई है कि कहीं पे अगर लिंग है और वहां पे पुल्लिंगवाचक शब्द है, कोई पुल्लिंगवाचक शब्द लिखा है तो वहां पे खाली उसका मतलब पुरुष से नहीं होगा। अगर पुल्लिंगवाचक शब्द लिखा हुआ है तो वहां पे उसका अर्थ स्त्री से भी होगा और वहां पे उसका अर्थ पुरुष से भी होगा। तो ये बात आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। सेक्शन 9 कहता है वचन के बारे में, कि वचन के बारे में क्या है, अगर कहीं पे वचन की बात की गई है तो वहां पे जो भी स्थिति हो, चाहे तो एक वचन भी हो सकता है या बहुवचन भी हो सकता है, यानी कि बात स्पष्ट कर दी गई है कि वचन की जहां भी बात आएगी तो जो अपराध है या स्थिति है उसके अनुरूप ही एक वचन या बहुवचन वहां पर होगा। उसके बाद सेक्शन 10 बात करता है पुरुष और स्त्री की, सीधे बात लिखता है पुरुष और स्त्री। तो आईपीसी के अकॉर्डिंग पुरुष का क्या मतलब है? किसी भी उम्र का पुरुष। किसका? किसी भी उम्र का पुरुष, ये बात बताई गई है। स्त्री का क्या मतलब है? स्त्री का मतलब है किसी भी उम्र की स्त्री। अगर कहीं पे स्त्री लिखा हुआ है ना तो इसका मतलब है किसी भी उम्र की स्त्री। पुरुष लिखा हुआ है तो किसी भी उम्र का पुरुष। वचन संबंधी बात लिखी हुई है तो स्थिति के आधार पर एक वचन या बहुवचन। कहीं पुल्लिंगवाचक शब्द लिखा हुआ है, लिंग की परिभाषा दी गई है 8 में, कहीं पुल्लिंगवाचक शब्द लिखा गया है तो उसका मतलब स्त्री से भी है और उसका मतलब पुरुष से भी है, जैसी स्थिति हो। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी। उसके बाद सेक्शन 11 सेक्शन बात करता है व्यक्ति। अगर कहीं पे लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति ये अपराध करता है तो उसके लिए ये दंड होगा, तो वहां पे व्यक्ति का मतलब खाली नर से नहीं है, मेल से नहीं है, मादा से भी है, फीमेल से भी है, नर और नारी दोनों से। आपने देखा ना रॉकेट, वो गार्डन्स ऑफ द गैलेक्सी में बोलता है नर हो या नारी मैं हूं सब पे भारी, तो वैसा ही कुछ है। ये थोड़ा मजाक का पॉइंट है। देखो पढ़ते हुए ना थोड़ा रिलैक्स रहना चाहिए, माइंड को रिलैक्स रखना चाहिए यार। जिंदगी में ना अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभाव में रहते हैं, पर अभाव में जो आदमी नहीं टूटता वही आदमी सबसे ज़्यादा मजबूत होता है दोस्त। ठीक है, अगर आपके पास गरीबी है, आपके पास पढ़ने के संसाधन नहीं है, तो इसका मतलब नेचर और भगवान ये कह रहे हैं कि प्रूफ करो खुद को कि तुम असली इंसान हो। मैंने तुमको बनाया है, इस बात को प्रूफ करो। तो कभी भी घबराना नहीं, और जब भी घबराना हो तो मुझे देख लेना। एक भैया मेरे को बोल रहे थे सर आप हनुमान जी जैसे दिखते हैं। भाई हनुमान जी तो बहुत बड़ी चीज़ है भाई, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, पर आपने मेरे को हनुमान जी बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बताना क्या हनुमान जी जैसा ही लगता हूँ क्या भाई? ठीक है, धन्यवाद। तो सेक्शन 11 में व्यक्ति की बात की गई, जहां भी व्यक्ति लिखा होगा उसका मतलब नर और नारी दोनों से होगा। उसके बाद सेक्शन 17 पर सरकार की परिभाषा है, गवर्नमेंट की परिभाषा है। अगर कहीं पे सरकार है तो उसका अर्थ सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हो सकता है और उसका अर्थ स्टेट गवर्नमेंट से भी हो सकता है, केंद्र सरकार से भी हो सकता है, राज्य सरकार से भी उसका अर्थ हो सकता है। उसके बाद सेक्शन 18 भारत की परिभाषा करता है। देखो मैंने आपको पहले बताया था सेक्शन 1 में क्या है, नाम और विस्तार। नाम क्या है कि इसका नाम भारतीय दंड संहिता होगा, इंडियन पिनल कोड होगा। इसका विस्तार क्या होगा? इसका विस्तार अगस्त 2019 से पहले तक लिखा जाता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत पर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आया, उसके बाद 370 धारा निष्प्रभावी हो गई और भारत के अंदर ही जो जम्मू कश्मीर राज्य था, विशेष राज्य था, उसको तोड़कर 2 केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाए गए। और जैसे ही वहां पर 370 धारा खत्म हुई तो केंद्रीय जो कानून है, केंद्रीय कानून है, सेंट्रल लॉज हैं, जिनकी संख्या 37 है, जो लागू होंगे। संख्या तो बहुत सारी है, 37 सेंट्रल लॉज अपने आप ही लागू हो गए। कहां पर?
जम्मू कश्मीर में। तो भारत की सेक्शन 18 में इंडिया की परिभाषा है, भारत की परिभाषा है। पहले जम्मू कश्मीर छोड़कर भारत लिखा जाता था, पर अब पूरा का पूरा भारत, जम्मू कश्मीर वाला ऑप्शन खत्म हो चुका है। उसके बाद सेक्शन 19 में आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि लिंग की परिभाषा किसमें है, सेक्शन 8 में है, ठीक है। सेक्शन 8 में क्या लिखा गया है, तो ये सब चीजें कि पुरुष, अगर सेक्शन 10 में पुरुष लिखा है तो इसका क्या अर्थ है, तो बोलना पड़ेगा कि किसी भी उम्र का पुरुष, स्त्री की बात आ रही है, किसी भी उम्र की स्त्री, ये आपको सब बातें ध्यान रखनी है। सेक्शन 19 बोलता है न्यायाधीश की परिभाषा, जो जुडिशियरी मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके बारे में बताता है। देखो क्या बताता है, अपने को तो पीएचडी करनी नहीं है, अपने को ध्यान रखना है कि ये सब चीजें बार बार रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। सेक्शन 19 बोलता है न्यायाधीश के बारे में और सेक्शन 20 बोलता है न्यायालय के बारे में। तो सीधे पेपर में पूछेगा कि सेक्शन 19 क्या चीज है, तो बोलना न्यायाधीश। सेक्शन 20 क्या है, तो न्यायालय है, कोर्ट की परिभाषा दी गई है। उसके बाद सेक्शन 21 काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको सब इंपॉर्टेंट ही करवा रहा हूं, आप देखेंगे आपको हम बहुत छोड़ के चीजों को करवाऊंगा और फटाफट तेज रफ्तार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरे को ना भाई साहब यूपीएसआई की वर्दी चाहिए, मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए तुमसे, मुझे एक भी रुपया नहीं चाहिए। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं जी जान लगा के पढ़ा रहा हूं भाई। मुझे चाहिए इस चैनल पे यूपीएसआई से सबसे ज्यादा सिलेक्शन, सबसे ज्यादा वर्दी। जिस दिन तुम कामयाब हो जाओगे, जिस दिन तुम्हारे शरीर पे वर्दी आ जाएगी, उस दिन मेरे को याद करना, हम सब लोग गेट टुगेदर करेंगे और बोलेंगे वही वाला डायलॉग, हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आप बोलना राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है, ठीक है। उसके बाद ये आपको बात ध्यान रखनी है मेरे दोस्तों, तो मैक्सिमम शेयर करो यार। यूपीएसआई की तैयारी करने वाले हर बंदे के पास ये वीडियोस पहुंच जानी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। और आपको बेस्ट कंटेंट और विश्वास से भरी बातें मिलती रहें, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो इसमें देख लेते हैं, सेक्शन 21 बोलता है लोक सेवक के बारे में। लोक सेवक को इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट। तो आपसे सीधे सीधे पूछेगा कि लोक सेवक की परिभाषा किसमें, तो सीधे बोल देना सेक्शन 21 में है, धारा 21 में है। और देखो लोक सेवक बहुत सारे होते हैं, ठीक है, एक तरफा लोक सेवक होते हैं, पर अगर 1000 पद लोक सेवक के अंतर्गत आते हैं और 5 पद लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो उन 5 पदों को पढ़ लो जो लोक सेवक के अंतर्गत नहीं आते हैं, बाकी तो लोक सेवक हैं। तो आपसे पेपर में यह पूछ सकता है कि लोक सेवक नहीं है, तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, एमएलए, जो विधानसभा सदस्य होता है, वो लोक सेवक नहीं होता है। ये बात आपको दिमाग पर रख लेनी है। जो नगर पालिका पार्षद होते हैं और नगर पालिका के सभासद होते हैं, ये भी लोक सेवक नहीं होते हैं। अध्यापक लोक सेवक नहीं होते। कौन से, जो कॉपी चेक करते हैं, जो बोर्ड्स की कॉपी चेक करते हैं, वो अध्यापक भी लोक सेवक नहीं होते। और सेना में 3 स्तर होते हैं, सेना में कर्मचारियों के 3 स्तर होते हैं। एक होते हैं एनसीओज, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, जिसमें हवलदार तक आ जाता है। उसके बाद जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं, जेसीओ होते हैं, जिसमें नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर आ जाता है। और उसके बाद कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं जो लेफ्टिनेंट, उसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल, ये सारी की सारी कमीशन पोस्ट होती हैं। तो सेना में जो एनसीओ और जेसीओ हैं वो भी लोक सेवक नहीं है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। उसके बाद सेक्शन 22 बोलता है चल या जंगम संपत्ति। चल संपत्ति किसको कहते हैं? चल संपत्ति इसको कहते हैं जो चलती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। जैसे कि गाड़ी, जैसे गाड़ी आपकी बाइक है, चल संपत्ति है। जैसे आपकी गाड़ी है, गाड़ी में मतलब कार है, आपकी बाइक है, वो चल संपत्ति है। गाय है, भैंस है, तो ये सब आपकी चल संपत्तियों में आती है। और चल संपत्ति को ही जंगम संपत्ति भी कहते हैं। आप जब विलोम शब्द पढ़ेंगे तो विलोम शब्दों में आपको शब्द आएगा जंगम। जंगम का उल्टा क्या होता है? तो आपको बोलना पड़ेगा स्थावर। जंगम का मतलब होता है चल, और स्थावर, स्थावर मतलब क्या होता है? स्थित, जो एक जगह रहता है। तो अगर सपोज करो एक आदमी है, उस आदमी के पास मकान भी है, गाड़ी भी है, प्लॉट्स भी हैं और जमीन भी है, खेती बाड़ी भी है उसके पास, तो इसमें चल और अचल संपत्ति कौन सी होगी? चल संपत्ति को ही जंगम संपत्ति बोलते हैं, अचल संपत्ति को ही स्थावर संपत्ति बोलते हैं। दोनों पर्यायवाची हैं, अलग अलग नहीं है।
तो किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है तो आप कैसे मानेंगे? तो जो घर है ये चल थोड़ी सकता है, ये अचल संपत्ति है, यानी स्थावर संपत्ति है। जमीन जायदाद है, अचल संपत्ति है, स्थावर संपत्ति है। और चल संपत्ति उदाहरण मैंने आपको दे दिए। अगर तो आपसे पूछेगा सेक्शन 22 क्या कहता है, तो चल या जंगम, सॉरी मैंने यहां पे गलत लिख रखा है, जंगम संपत्ति, जंगम संपत्ति। और जंगम का उल्टा क्या होता है ये भी आप ध्यान रखना, जंगम का उल्टा होता है स्थावर और स्थावर का उल्टा है जंगम, यानी विलोम शब्द है। उसके बाद सेक्शन 23 बोलता है सदोष लाभ और सदोष हानि, यानी कि लाभ और हानि का तो आपको पता है, लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं, हानि को लॉस बोलते हैं। पर सदोष और लाभ और सदोष हानि का क्या मतलब है, यानी कि लाभ प्राप्त करना और किसी को हानि पहुंचाना। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध साधनों से, विधि विरुद्ध मतलब विधि क्या होती है, लॉ होती है, और लॉ के अगेंस्ट कोई काम करता है और उससे लाभ इकट्ठा करता है तो उसको बोलते हैं सदोष लाभ। ठीक है, किसी को, अब देखो सदोष लाभ इकट्ठा करता है, विधि विरुद्ध साधनों का लॉ के अगेंस्ट जाके कोई फायदा उठाना चाहता है तो वो विधि विरुद्ध लाभ होता है। और जब किसी को कानून के विरुद्ध जाकर, विधि के विरुद्ध जाकर नुकसान पहुंचाता है तो उसको बोलते हैं सदोष हानि। तो आपको ध्यान रखना है सेक्शन 23 बोलता है सदोष लाभ और सदोष हानि की परिभाषा, इनको स्पष्टीकरण करता है। चैप्टर का नाम क्या है, साधारण स्पष्टीकरण। चैप्टर नंबर है 2, धारा है 6 से लेके 52 तक, हमने पढ़ लिए 23 तक। अब हम चलते हैं सीधे 24 पर। यह पूछी गई थी लास्ट टाइम एग्जाम में, पूछी गई थी कि 24 में क्या है, बेईमानी। ठीक है, बेईमानी पूछेगा, बेईमानी की बेईमानी कौन सी धारा में है, तो आईपीसी की धारा 24 में है। उसके बाद सेक्शन 25 पे चलते हैं। सेक्शन 25 बोलता है कपट के बारे में, बोलते हैं ना भाई तूने कपटपूर्ण व्यवहार किया है। तो कपट में होता क्या है, कपट के अंदर आता है धोखा। ठीक है ना, धोखा। कपट के अंदर, कपट के दो कंटेंट हैं, कपट के दो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, दो उसके कारक हैं। एक तो धोखा, किसी को धोखा दो और उस धोखे से उसको क्षति हो जाए, किसी को धोखा दो और उस धोखे क्षति हो जाए। जैसे क्या हुआ, दो पार्टनर हैं, दोनों ने 50-50 हजार लगा के बिजनेस शुरू किया। तो एक पार्टनर जो है उसने लाभ में से क्या करना शुरू कर दिया, लाभ में से हटाना शुरू कर दिया। मान लिया 10-10 हजार का लाभ हो रहा था, बता रहा है उसको दूसरे वाले को कि भाई 5 ही हजार का लाभ हो रहा है, तो 5 हजार अपने पास रख रहा है, 10 हजार अपने रख रहा है और उसके 10 हजार में से 5 अपने पास रख रहा है। तो पहली बात तो धोखा दे रहा है, और दूसरी बात उसको हानि हो रही है, उसको क्षति हो रही है, उसको धन की क्षति हो रही है। और जब उसको पता लगेगा तो उसको मन की भी क्षति होगी, विचारों की भी क्षति होगी। तो धोखा और क्षति जब आपस में मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं कपट। और कपट की परिभाषा दी गई है आर्टिकल, ये सेक्शन 25 में। एक सेकंड आप रुकिए। इधर से थोड़ी सी आवाज आ रही थी तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। तो सेक्शन 25 में कपट है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर विमला कार चोरी केस, डॉक्टर विमला कार चोरी केस किस धारा से संबंधित है, तो बोलना पड़ेगा सेक्शन 25 से, धारा 25 से, क्योंकि इसमें कपट है और कपट से डॉक्टर विमला की कार को चोरी किया गया था। तो आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सीधा सेक्शन 26 पे चलिए। सेक्शन 26 में है विश्वास का कारण। हालांकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो फिर भी आपको याद रखना है कि विश्वास का कारण किसमें दिया गया है, सेक्शन 26 में दिया गया है। चलिए अब देखते हैं, अब तक 26 को देख लिया है, अब 27वीं की तरफ चलते हैं। 27 में बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी आपको ध्यान देने की जरूरत है। किसी व्यक्ति का कोई सेवक है, ठीक है, कोई सर्वेंट है, उसका नौकर है, या उसने अपना कोई काम करने के लिए क्लर्क रखा हुआ है, या किसी व्यक्ति की पत्नी है, सेवक है या काम करने के लिए क्लर्क रखा हुआ है, या कोई किसी की पत्नी है, तो इन तीनों के ही कब्जे में जो संपत्ति है, इन तीनों के ही कब्जे में जो संपत्ति होगी, धारा 27 आईपीसी की कह रही है कि उस पर मालिकाना हक किसका होगा, मालिक का। जो इन तीनों का मालिक है, इसका भी इसका मालिक है, क्लर्क का मालिक है और पत्नी का पति है, जो ये मालिक है, इस पर इसका अधिकार होगा। किन पर, इन तीनों की संपत्ति पर, इनके कब्जे में जो संपत्ति है उस पर किसका अधिकार होगा, मालिक का अधिकार होगा। ये बात कह रहा है आईपीसी, मैं नहीं कह रहा हूं, आईपीसी कह रहा है, तो आपको एज इट इज याद रख लेनी है। उसके बाद सेक्शन 28 की तरफ चलते हैं। सेक्शन 28 कहता है कूटकरण। सीधे सीधे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जहां पे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है मैं दे रहा हूं। तो सेक्शन 28 कहता है कूटकरण के बारे में, इंग्लिश में बोलते हैं काउंटरफीट। और कूटकरण का मतलब क्या होता है, किसी चीज की नकल करना,
किसी चीज को उसी के सदृश बना देना, यह है कूटकरण। तो आपको ध्यान रखना है, किसी चीज की नकल करना क्या कहलाता है? कूटकरण। और इसका जिक्र किया गया है संविधान की धारा 28 के अंतर्गत, जो संविधान की आईपीसी की धारा 28 के अंतर्गत। और आईपीसी के कौन से अध्याय में आता है? दूसरे अध्याय में, जिसमें साधारण स्पष्टीकरण की बात की गई है। उसके बाद 29 सेक्शन 29 कहता है दस्तावेज के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में, किसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा और उसे किस तरह से यूज कर सकते हैं। किसी पदार्थ पर, पदार्थ किसको कहते हैं? आपको पता होगा साइंस में, पदार्थ वह होता है जो कुछ ना कुछ स्थान घेरता है, ठीक है, दूसरा उसके अंदर द्रव्यमान होता है। जैसे कि ये पेन है, ये पेन है, इसका कुछ ना कुछ वजन है, पक्की बात है, इसका कुछ ना कुछ वजन है, चाहे पॉइंट्स में हो, चाहे मिलीग्राम्स में हो, चाहे उससे भी कम में हो, और ये कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, कहीं भी रखोगे। देखो अभी मेरी हथेली पे रखा हुआ है तो स्थान घेर रहा है, तो पदार्थ है। तो किसी भी पदार्थ पर यदि कोई सूचना किस में लिखी हुई है? अंकों में लिखी हुई है, या अक्षरों में लिखी हुई है, या चिन्हों में लिखी हुई है, या शब्दों में लिखी हुई है, वर्णित है, लिखी हुई है, किसी पदार्थ पर कोई सूचना अंकों में, अक्षरों में, चिन्हों में या शब्दों में वर्णित है, लिखी हुई है, तो उसको मानेंगे हम दस्तावेज। और इस दस्तावेज को हम साक्ष्य की तरह प्रयोग कर सकते हैं, प्रूफ की तरह से प्रयोग कर सकते हैं, सबूत की तरह से प्रयोग कर सकते हैं। ये धारा कौन कह रही है? ये धारा कह रही है 29। और आज की आखिरी धारा, क्योंकि चैप्टर काफी बड़ा है, कल आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट धाराएं बताऊंगा अगली क्लास में। तो सेक्शन 30 को समझते हैं। सेक्शन 30 बोलता है मूल्यवान प्रतिभूति। प्रतिभूति किसको कहते हैं? एक तरह से गारंटी की तरह से आप ले सकते हैं। तो मूल्यवान प्रतिभूति में क्या चीज आती है? मार्कशीट आती है। पेपर में आए कि मार्कशीट कौन सी धारा से संबंधित है? सीधे बोलना सेक्शन 30। बैनामा, जो आप संपत्ति लेते हैं उसका बैनामा, घरों के बैनामे होते हैं, जमीन के बैनामे होते हैं, तो वो भी मूल्यवान प्रतिभूति है, जिसके अंतर्गत आता है सेक्शन 30 के। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वसीयत पूछता है। वसीयत कौन सी धारा के अंतर्गत आती है? मूल्यवान प्रतिभूति है वसीयत, ठीक, इंग्लिश में बोलते हैं विल। तो वसीयत जो विल है वो भी सेक्शन 30 के अंतर्गत आती है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर यार वीडियो अच्छी लगती है ना, तो लाइक किए बिना मत जाया करो, लाइक किया करो, और साथ में कमेंट में बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।